हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। बेटा हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक डायपोल को मतलब टोटली हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। क्या क्या पढ़ा था उसमें हमने बेटे? देखो जब से हमने शुरू किया इलेक्ट्रिक डायपोल उसमें हमने बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ी। क्या इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, डायपोल मोमेंट क्या है, फिर उसके बाद बेटा उसकी एक्सियल लाइन क्या है, इक्वेटोरियल लाइन क्या है। एक्सियल लाइन के ऊपर अगर हमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो व्हाट इज द वे, इक्वेटोरियल लाइन पे करना है तो कैसे करेंगे, और कहीं भी अगर उन दोनों लाइंस के बिना कहीं किसी जनरल पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, ये सब कुछ फाइंड किया। फिर हमने देखा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है। तो क्या हो रहा था, कुछ इस तरह का डायग्राम हमने बनाया था अगर आपको याद हो। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था बेटा जी, ऐसे कुछ, और हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा डायपोल रख रखा था, -q + q एंड डिस्टेंस इज 2l। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि अगर ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, मतलब हियर पॉजिटिव चार्ज एंड देयर नेगेटिव चार्ज, ऐसा होगा कुछ, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी कि कैसे ट्रेवल करती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करती हैं। तो इसी इन सब चीजों की वजह से हमें पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इस तरफ नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस तरह से F = QE। सिमिलरली यहाँ पे -q चार्ज है बेटे, जिसके ऊपर फोर्स कुछ इस तरह से था, फिर से F = QE। तो हमने देखा कि इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं डायपोल के ऊपर, पर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, QE, बट द डायरेक्शन ऑफ बोथ दिस फोर्सेस इज ऑपोजिट। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो क्या है बेटे, ऑपोजिट है। इस ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये जो फोर्स थे ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे थे, पेयर बन रहा था ना इनका, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे थे। इस वजह से इसका लीनियर मोशन नहीं हो रहा था। लीनियर मतलब इसका यहां से कुछ इस तरह से मूव करना वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर हमने चेक किया कि दो फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट हैं और अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस कर सकते थे, दे कैन रोटेट दी डायपोल। रोटेशनल मोशन यहाँ पे पॉसिबल था, मतलब यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा था बेटे, टॉर्क एक्ट कर रही थी। फिर आपने उस टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड आउट किया। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के बाद हमने ये देखा कि जब ये कंक्लूजन इसका ये निकाला कि जो टॉर्क है वो क्या करने की कोशिश कर रही है, जो टॉर्क है वो क्या करने की कोशिश कर रही है। आपसे कोई पूछे कि जो टॉर्क है जब आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो क्या कर रही है, तो क्या कर रही है बेटे, देखो टॉर्क की वजह से ये हमारा ये सेंटर पॉइंट हो गया ओ, टॉर्क की वजह से ऐसे घूमेगा। जब ये ऐसे घूम रहा है तो इसका मतलब क्या था कि टॉर्क इसको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंड अलाइन करने की कोशिश कर रही है, मतलब ये इसको पकड़ के बेटे ये ऐसे, जैसे सपोज मेरे पास ये मेरा डायपोल है, ठीक है, टॉर्क कैसे लगे, फोर्स है किस तरफ है किस तरफ, तो ये वाला फोर्स क्या करेगा, ये ऐसे, और ये वाला इसको ऊपर, ये ऐसे करने की कोशिश कर रही है, इसको अलाइन, किसके अलाउंड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंड। उसके अलग अलग केसेस बनते हैं कि अगर ये एंगल बन रहा था ना यहाँ पे थीटा, कि अगर थीटा 0 डिग्री है देन व्हाट विल हैपन, अगर 90 डिग्री है देन व्हाट विल हैपन, 180 डिग्री है देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो इस तरह से टॉर्क जो बेसिकली कर रही है वो क्या कर रही है, टॉर्क ट्राइज टू अलाइन द डायपोल मोमेंट along इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट को लेके आना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, ये ऐसे है और ये ऐसे होगा, अब -q चार्ज यहाँ पे आ गया +q, डायपोल मूवमेंट भी इसी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ। ठीक है, हर केस में ये क्या करने की कोशिश करेगी, रोटेट करते हुए उसको अलाइन करने की कोशिश करेगी। ठीक है बेटे, फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की, है ना। पोटेंशियल देखो जब टॉर्क उसको रोटेट कर रही है तो कुछ काम हो रहा है, सम वर्क इज हियर, है ना। वो वर्क क्या है, वैसे जनरली आप वर्क डन क्या लिखते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में। जब हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे थे तो हमने उसको क्या लिखा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाउ इनटू डी थीटा लिखा था ना, स्मॉल वर्क डन।
फिर पूरा करने के लिए उसको टोटल समेशन वगैरह कर दी थी हमने, है ना, इंटीग्रेट कर दिया था, और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया था। डन राजे, मुझे लगता है कि पिछला लेक्चर आपको याद आ गया होगा और आपने समझा होगा, पिछली क्लास अच्छे से लगाई होगी। आगे बढ़ते हैं, पहले इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आज एक नया टॉपिक करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं बेटे। मैं स्टेटमेंट बोलूंगी, आप साथ साथ लिख लेना, और मैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, उसने क्या दिया है हमें, वो कहता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर। आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर। पी लिख लो, मैग्नीट्यूड गिवन है, डायरेक्शन नहीं। ठीक है, डायपोल मोमेंट पी होता है, एंड इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब थीटा कितना, 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई कितना है, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कहता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। समझ में आया क्या दिया है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट कितना है, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, एंड दैट डायपोल इज अलाइंड एट एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में कितना एंगल है बेटे, 30 डिग्री, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कहता है आप इसके ऊपर जो टॉर्क लग रही है उसको फाइंड आउट कीजिए। बड़ा आसान है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। पुट कर दो वैल्यूज, पी की वैल्यू 4 × 10⁻⁹, ई की वैल्यू 5 × 10⁻⁴ इंटू साइन 30 डिग्री, इंटू साइन 30 डिग्री। देखो ये क्या बन गया, टॉर्क इज इक्वल्स टू 5 4 20 इंटू -9 + 4 -5 इंटू साइन 30 की वैल्यू बेटे 1/2। ये कितना इससे कैंसिल आउट हुआ, ये 10 की पावर 1 और ये -5, कितना बन गया 10⁻⁻⁴। और टॉर्क का यूनिट होता है वो क्या होता है बेटे, न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर। हमने किया था ना टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो टॉर्क का यूनिट कितना, न्यूटन मीटर। डन, पॉज करके नोट कर लेना रजे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Now क्वेश्चन नंबर 2 इज, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे, वो कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब डायपोल की लेंथ कितनी, कैसे लिखते हो आप, 2L, वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। बेटे यहाँ पे ना आप लोग मोस्टली गलती करते हो, आप जो लेंथ दे रखी होती है उसको L लेके 10 सेंटीमीटर पुट कर देते हो। दिस इज रॉन्ग, ध्यान से पुट करना है। जो हमारे पास डायपोल होता है, ये -Q, ये +Q, हम इसकी टोटल लेंथ कितनी मानते हैं, 2L मानी हुई है ना हमने, ये वो था, ये L और ये L, टोटल लेंथ कितनी 2L। तो आपको जब बोला है कि डायपोल की लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2L की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर क्या कहता है, हैविंग चार्जेस +-6 × 10⁻³ कूलम। ये दो चार्जेस हैं, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, सेम। Placed at 30 degree with respect to a uniform electric field, means angle theta is again 30 degree. Uniform electric field experiences a torque of, अब torque given है आपको 6√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है इसमें, कहता कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
और सेकंड पार्ट में बेटे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहले क्या निकालना है हमें, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकालना है हमें, ठीक है। इन सारे पैरामीटर्स की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, है ना। टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास पीई साइन थीटा। अब ई हमें निकालना है, टॉर्क हमें गिवन है, पी हम अगर देख लें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, थीटा हमें गिवन है। पी का फॉर्मूला क्या होता है राजे? पी की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ 2QL होता है ना इसका फॉर्मूला, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2L इंटू क्यू, एक ही बात है 2QL ई साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल्स टू 2L की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो ये कितना बन गया 0.1 मीटर, बाकी सारे ऐसे ही। तो 2L की जगह बेटे ध्यान से यहाँ पे 0.1, क्यू चार्ज है 6 इंटू 10⁻⁻3, टॉर्क भी गिवन है 6√3, ई हमें निकालना है एंड साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब ई को इस तरफ रख लो, बाकी सब उस तरफ ले जाओ। E इज इक्वल्स टू 6√3 डिवाइडेड बाय 0.1, 6 इंटू 10⁻⁻3 एंड साइन 30। साइन 30 कितना? 1/2, यहाँ मान लिखोगे तो 2 इधर आ जाएगा बेटे, ये 6 इसके साथ मर गया, ठीक है। देखो क्या बचा आपके पास 2√3, ये देखो इसको काटोगे पॉइंट को तो क्या बचा यहाँ पे 10, इस 10⁻³ को ऊपर लेके जाओगे तो +3 इंटू 10⁻⁴, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता था राजे? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास आ गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो सॉल्व हो गया। डन राजे? वीडियो पॉज करो और उसको नोट करो जल्दी से। सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का हमने सिंबल यू लिखा था, या पीई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। वहां हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं पीई क्योंकि अब फॉर्मूलाज में हमारे मोस्टली पीई यूज हो रहा है बार बार, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा, अगर आप लोगों को याद हो, यू इज इक्वल्स टू माइनस पी की वैल्यू फिर से वही 2L इंटू क्यू, ई की वैल्यू हमने अभी निकाली 2√3 इंटू 10⁻⁴ इंटू कॉस 30 डिग्री, इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है राजे। अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास जो है यू की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी। यू इज इक्वल्स टू माइनस 2L की जगह पे राजे 0.1, क्यू की जगह पे बेटे 6 इंटू 10⁻⁻3, 2√3 इंटू 10⁻⁴, cos 30 की वैल्यू √3/2, ये 2 तो इसके साथ मर गया। देखो क्या बचा आपके पास, √3 इंटू √3 3 6 दा 18, ये 10⁻⁴ और ये भी 10⁻⁻4, समझ रहे हो, ये -3 था, इसको जब ऐसे पॉइंट हटा के आप इसके पॉइंट को इस तरह से हटा के यहाँ लिखोगे तो 10⁻⁻1 10⁻⁴ +4 खत्म हो गए। क्या बचा? ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे -18 जब यूनिट जो है क्या होता है वो जब, तो क्या आ गया -18 जब। बात दिमाग में गई बेटे? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर अगला टॉपिक करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग बेटे बार बार मैं बोल रही हूँ पॉज करके प्लीज उसको नोट करते जाना। डन रोजे? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा? वो कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट्स ऑफ चार्जेस
प्लस 2e एंड माइनस 2e। कैसे चार्जेस है डायपोल के पास? एक तरफ है प्लस 2e और दूसरी तरफ है माइनस 2e, सेपरेटेड बाय 0.78 नैनोमीटर। मतलब जो इनकी लेंथ होगी 2l वो कितनी होगी? 0.78 नैनोमीटर, और इसको मीटर में चेंज करने के लिए 0.78 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर बन गया बेटे। इट इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी है 3.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क निकालनी है हमें ऑन द डायपोल व्हेन डायपोल मोमेंट इज, टॉर्क हमें फाइंड आउट करनी है पर उसके अलग अलग केसेस हैं। फर्स्ट क्या है कि डायपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पार्ट पहले करते हैं, दूसरे वाले में परपेंडिकुलर गिवन है और तीसरे वाले में एंटी पैरेलल। ठीक है, डायपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? डायपोल मोमेंट, ये यहाँ प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू, मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये। पैरेलल मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ कहीं चल रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ बेटे? दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट केस में थीटा कितना है? 0 डिग्री। टॉर्क का फॉर्मूला हमें आता है, टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। पी की वैल्यू 2l इंटू क्यू ई साइन थीटा। 2l की जगह पे बेटे 0.78 इंटू 10⁻⁻⁹, क्यू की जगह पे 2e, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे 3.4 इंटू 10⁻⁶, और साइन थीटा की जगह पे साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 कितना होता है? साइन 0 कितना होता है? 0। तो मतलब टॉर्क की वैल्यू कितनी आई? 0। कितनी वैल्यू आई? 0। मतलब अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड था और इसमें हमारा डायपोल कहीं यहां पड़ा है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इस केस में कोई भी टॉर्क नहीं होगा, पहले ही लाइंड है। मैंने क्लास के शुरू में सबसे पहले आपको बताया कि टॉर्क क्या करती है? टॉर्क क्या करती है? टॉर्क ट्राइज टू अलाइन द डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑलरेडी उसी के डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में पी। ठीक है, तो इस केस में टॉर्क कितनी? 0। ठीक है, समझ गए बेटे मेरी बात? चलिए दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बाकी तो ये सब सेम रहेगा, और यहां क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन 90। मतलब अब जो आपका डायपोल है, डायपोल मोमेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चल रहा है तो वो कुछ इस तरह से पड़ा है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये ऐसा पी की डायरेक्शन और इस तरफ ई की डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, थीटा कितना? 90 डिग्री। तो आपको पता साइन 90 कितना होता है राजे? 1। साइन 90 कितना होता है? 1। बाकी सबकी हम वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। टॉर्क इज इक्वल्स टू 0.78 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 2 ई, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 3.4 इंटू 10⁻⁶। इसकी कैलकुलेशन बेटे आप अपने आप से कर लोगे, बस उसके बाद तो कैलकुलेट ही करना, बुक्स को आप लोग कर सकते हो उसको अपने आप से। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? डायपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ चल रहा है तो आपका जो डायपोल मोमेंट है वो किस तरफ है? इस तरफ है। मतलब आपका जो डायपोल था वो किस तरह से पड़ा था? इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू। माइनस टू प्लस होता है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो इस तरह। अब दोनों के बीच में कितना एंगल बेटे? एक ऐसे चल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और ये डायपोल मोमेंट इस तरफ, ऐसे दोनों के बीच में कितना एंगल? ये 180 डिग्री, ऐसा है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायपोल मोमेंट, दोनों के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री पुट कर देंगे हम। ठीक है,
अब यहाँ पे 90 की जगह पे क्या हो गया 180, यहाँ पे भी कितना हो गया बेटे 180, और साइन 180 इज 0, साइन 180 इज 0, तो टॉर्क इज अगेन 0। अगर आपको याद हो साइन एन पाई 0 होता है, पिछली क्लास में आपने बहुत अच्छे से बार बार ये चीजें पढ़ी, साइन एन पाई, एन पाई मतलब 180 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, वहां पे एन क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 कुछ नहीं। ठीक है रजत, तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चंस समझ में आने लगे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, फिर भी अपनी तरफ से आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको जहां से भी क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या टॉपिक है आज का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नई चीज है आपके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने जा रहे हैं हम आज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए बेटे, इसको समझने के लिए आपको एक और क्वांटिटी है जिसके बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई 0 बना के उसके बीच में डंडी, फाई साथ में लगाते हैं ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये ई इसलिए लगाया क्योंकि अगले चैप्टर में जाके हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दोनों कंफ्यूज हो जाओगे दोनों में अगर आप अकेला फाई यूज करोगे तो। ठीक है, तो सिंपल फ्लक्स के लिए फाई, इलेक्ट्रिक लिखा तो ई डाल देना है, मैग्नेटिक लिखा तो बी डाल देना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से हम डिनोट करते हैं बेटे। और इसको समझने के लिए हमें एक और क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। वो क्वांटिटी कौन सी है? एरिया वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी है बेटे? वो एरिया वेक्टर। जैसे ये मैंने कोऑर्डिनेट्स बना लिए बेटे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये सबको पता है ना आपको, ये इसका ओरिजिन। मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब इसकी हर एक साइड बराबर है और वो ले ली मैंने ए। अगर मैं आपसे पूछूं बेटे इस स्क्वायर का एरिया क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि +1 तक वाले बच्चे तो इसको ए स्क्वायर बोलेंगे, है ना। 9th 10th +1 वाले बच्चे इसको ए स्क्वायर बोलेंगे। पर मैं आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ +2 वाले बच्चों से कि आप क्या बोलोगे कि मैम आपने इसका एरिया निकालने के लिए क्या किया है। मैं यहाँ पे नाम ले रही हूँ इसको ओ ए बी सी। देखो स्क्वायर का एरिया निकालते हो आप साइड स्क्वायर करते हो, है ना, मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ ले लो, अगर रेक्टेंगल की भी बात कर रहे हो एक ही बात है, ए बी इंटू बी सी। तो आप बोलोगे मैम आपने ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर किया है। मैंने क्या लिखा है? एरिया वेक्टर। आज तक आप क्या पढ़ते आए हो? एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? एरिया वेक्टर। ठीक है, कैसे? देखो एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया? ए बी क्रॉस बी सी। अब क्रॉस का मतलब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस का? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब करते थे तो हम लिखते थे ए बी साइन थीटा, ये लिखते थे ना, और साथ में उसकी डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर लगा देते थे। अगर मैं इसमें लगाऊं तो क्या बनेगा? ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा कितना, इन दोनों के बीच के एंगल कितना? 90 डिग्री। साइन 90, साइन 90 कितना होता है? 1, और इन दोनों की वैल्यू ए इंटू ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर। वही वैल्यू है हमारे पास, बट ये क्या है? इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसको एरिया वेक्टर लिख रही हूं, अगर एरिया वेक्टर है तो इसके साथ में और क्या लगाऊंगी? इसकी डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब पिछली +1 याद करने का टाइम है जब आप ए क्रॉस बी करते थे और सपोज उसका कुछ रिजल्टेंट आर आ रहा था, जिसका जो ए क्रॉस बी करने पे रिजल्ट आता है वो आर वेक्टर आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट पे जो रिजल्ट आता है वेक्टर क्वांटिटी आती है ना बेटे, तो वो आर वेक्टर था। जब आप आर वेक्टर की डायरेक्शन निकालते थे तो आप क्या बोलते थे? आर वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ए एंड बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होता था हमारा आर वेक्टर। तो इसमें ए और बी किसमें है? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन? जेड एक्सिस। इस तरह से
ये कौन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इनके परपेंडिकुलर कौन, ये इस तरह से, ये जेड एक्सिस। ये हम बोर्ड पे बन नहीं ना सकता बेटे इस तरफ बाहर की तरफ, मतलब ये दो इस तरह से एक्स और वाई, तो इसके परपेंडिकुलर कौन है, ये इस तरफ, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर मतलब हम जेड एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, किस एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, जेड एक्सिस की तरफ। और जेड एक्सिस में हम यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, आई कैप, जे कैप या के कैप, के कैप, क्या लिखते हैं, के कैप। तो आप इसके साथ क्या लिखोगे, के कैप, बात दिमाग में गई, ए स्क्वायर इंटू के कैप, या फिर आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू माइनस के कैप। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, हमें ये पता है कि जब दो वेक्टर्स का बेटे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर बनता है जिसमें वो दोनों हैं। तो प्लेन के परपेंडिकुलर बेटे इस तरफ भी हो सकता है और प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ भी हो सकता है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है बेटे, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये या तो इधर बनेगा या फिर इधर पीछे भी तो बन सकता है, जरूर थोड़ा ना कि इधर ही बनेगा, इधर पीछे भी तो बन सकता है, मतलब या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, दोनों पॉसिबल है। ए स्क्वायर के कैप, ए स्क्वायर माइनस के कैप, दोनों लिख सकते हो, आपका आंसर कोई गलत नहीं करेगा। बात दिमाग में चलेगी बेटे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। कौन सा प्लेन सरफेस, जिसमें हमारे दो वेक्टर्स जिनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है वो है। बात दिमाग में गई, जब इसको समझने की कोशिश करो थोड़ी सी। आपको क्या दे दिया, ये एक रेक्टेंगल दे रखा है आपको, इसकी लेंथ एल और ब्रेड्थ बी, कहते हैं इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो इसका एरिया क्या आएगा, एल इंटू बी, एल बी, बट एरिया वेक्टर है तो इसके साथ क्या आएगी, डायरेक्शन। अब देखना ये जो दो वेक्टर जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं वो किस प्लेन में है, वो एक्स जेड प्लेन में है, वो एक्स जेड प्लेन में है। तो ये हमारा जो वेक्टर होगा किस तरफ होगा, एक्स जेड में, ये है वाई में, तो वाई की तरफ जब यूनिट वेक्टर लेते हो तो आप क्या लिखते हो उसको, जे कैप। तो इसके साथ क्या लिखेंगे, जे कैप, प्लस का भी लिख सकते हैं और माइनस का भी लिख सकते हैं, मतलब एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ भी परपेंडिकुलर हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात, ये आपकी मर्जी है आपने क्या लिखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब बेटे वो ध्यान से समझो एक चीज को कि जो हमारे पास 2D सर्फेसेस हैं, कौन सी सर्फेसेस, 2D सर्फेसेस, फिजिक्स में हम उनको बोलते हैं ओपन सर्फेसेस। कैसे सर्फेसेस, ओपन सर्फेसेस। ओपन सर्फेसेस में या 2D सर्फेसेस में आप यहाँ पे जे कैप लिखो या माइनस जे कैप लिखो, मतलब एरिया वेक्टर की दोनों में से कोई भी डायरेक्शन आप लो, आपको कोई गलत नहीं करेगा, आप ले सकते हो, ठीक है। बात दिमाग में जा रही है। 2D सर्फेसेस मींस ओपन सर्फेसेस में अगर हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम एरिया वेक्टर की दोनों में से कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, ऊपर वाली भी, नीचे वाली भी, इधर वाली भी, इधर वाली भी, है ना। इस जैसे ये है ना मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है, तो यहाँ इसका एरिया वेक्टर या तो ये एरिया वेक्टर या तो ऐसे बेटे बाहर की तरफ, है ना, या इसी के पीछे वाले सरफेस पे, या इसके अंदर की तरफ, है ना, या इस पीछे वाले सरफेस पे बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, इसके बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, मतलब कुछ भी पॉसिबल है इन केस ऑफ 2D मींस ओपन सर्फेसेस, मींस ओपन सर्फेसेस। लिख लेना इसको, साइड पे लिख लो, एक स्टार मार्क करके लिख लो इसको, क्या कि for 2D surfaces, for 2D surfaces means open surfaces, both directions of area vector are correct, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। बट जब हम बेटे 3D सर्फेसेस की बात करेंगे,
कौन सी सर्फेसेस की बात करेंगे? हम 3D सर्फेसेस की बात करेंगे। फॉर 3D सर्फेसेस, और फिजिक्स में हम उनको बोलते हैं क्लोज्ड सर्फेसेस। जब हम क्लोज्ड सर्फेसेस की बात करेंगे तब हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की लेके चलते हैं। कौन सी? आउटवर्ड्स। कौन सी बेटे? आउटवर्ड्स। ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसिडर्ड एज, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल is considered as एरिया वेक्टर। सिर्फ जो बाहर आता हुआ है उसी को कंसीडर करो, जैसे हम करते हैं। देखो ये ऐसा मेरे पास एक क्यूब है और ये क्लोज सरफेस है, ठीक है रजे। तो इसमें अगर हम अपना पहले वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो इसके कितने सरफेस पहले बन रहे हैं? इसके 6 सरफेसेस बनते हैं। जैसे ये मेरे पास एक क्यूब है बेटे, 1 2, ऊपर वाला और नीचे वाला 1 2 3 और इसके पीछे वाला 4 5 एंड 6 सरफेसेस बनते हैं किसी भी क्यूब के, ठीक है। किसी भी क्यूब के 6 सरफेस बनते हैं। जब बेटे मैंने इस सरफेस की बात की तो इसका एरिया वेक्टर कैसे हो सकता है? परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। ये या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। पर हमारे पास अब 3D सरफेस है और क्लोज्ड सरफेस है, तो इस केस में आप कौन सा एरिया वेक्टर कंसीडर करोगे? सिर्फ ये बाहर आता हुआ, अंदर वाला कंसीडर नहीं करना। याद रखना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसी पे काम करना है। हमने आगे जाके गॉस लॉ पढ़ना है, फ्लक्स से रिलेटेड है वो, और हमने गॉस लॉ में ये क्लोज सरफेसेस ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये लेक्चर पूरा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको समझो। एरिया वेक्टर कैसा कंसीडर करेंगे? बाहर की तरफ। सिमिलरली अगर मैं इस सरफेस की बात करूंगी तो इसमें या तो एक ऊपर की तरफ हो सकता था या एक अंदर नीचे की तरफ, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? सिर्फ बाहर वाला। क्या लिखा मैंने? ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर्ड एज एरिया वेक्टर, अंदर वाला नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम इस पे करेंगे तो इसमें भी ये वाला होगा, इस पे करोगे तो ये वाला होगा, आगे वाले पे बाहर की तरफ, पीछे वाले पे भी उधर बाहर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे एरिया वेक्टर्स बनाने हैं इन केस ऑफ क्लोज्ड सरफेसेस। अब जरूरी नहीं कि क्यूब ही होगा क्लोज्ड सरफेस, सिलेंडर दे दिया हमें, ये कोई एक सिलेंडर दे दिया हमें, अब इसका एरिया वेक्टर निकालना कहता। देखो इसका एक पर्टिकुलर हिस्सा है, यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा होगा? ये इसके पर क्या बोलते हैं इसको? इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे कि 1 मिनट दो जरा मुझे, जैसे बेटे मेरे पास ये पेपर है और ये सिलेंड्रिकल शेप होगी ना, जिसको हमने फोल्ड कर लिया, ये क्या बन गया? हमारा सिलेंड्रिकल शेप बन गई है ना। सिलेंड्रिकल शेप मतलब ऊपर वाला ये एरिया, अब इसके ये ऐसा परपेंडिकुलर बाहर आता हुआ, ये इसका एरिया वेक्टर। नीचे वाले सरफेस के भी ये बाहर आता हुआ, ये इसके परपेंडिकुलर सरफेस के, ये इसका एरिया वेक्टर। सर मतलब नीचे वाला सरफेस बनाऊंगी तो कैसा एरिया वेक्टर बनेगा? ऐसे नीचे की तरफ, समझ रहे हो? परपेंडिकुलर। अब अगर आउटर वाले सरफेस पे बनाएंगे, गोल है ना, सेंटर में से आता हुआ कुछ भी क्या है? परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे और ऐसे बाहर आता हुआ, अंदर आता हुआ नहीं। डन बेटे, समझ में आई मेरी इतनी बात? तो 3D सरफेसेस हमने मोस्टली वही कंसीडर करने हैं, हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में ज्यादातर यही है, ठीक है। तो इनको जब हमने लेके चलना है तो हमने क्या लेना है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड्स, ठीक है, हमेशा कैसी? आउटवर्ड्स। डन, इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले एरिया वेक्टर पढ़ना जरूरी है, वो हमने पढ़ लिया। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है बेटे, अगर आप अपनी बुक्स वाली डेफिनेशन लिखोगे तो आएगी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू। किसको पास कर रही हैं? पासिंग
परपेंडिकुलर लिखो, थ्रू मत लिखो, अभी लिखा नहीं, पासिंग परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर बेटे? टू अ प्लेन सरफेस, टू अ प्लेन सरफेस। इसको क्या बोल देते हैं हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे ये मेरे पास कोई भी प्लेन सरफेस था और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे चल रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था और ये हमारा उस प्लेन सरफेस है। अब इस प्लेन सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करी? 1 2 3। तो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी? 3। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी? 3। अच्छा बेटे, अब ये इतना जनरल सा नहीं है कि हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो चेक करते रहेंगे कि कितनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, उस फॉर्मूले पे हम बात आते हैं कि हम देखते हैं कि जो हमारी फ्लक्स है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। अभी तो मैंने बोला कि ये सरफेस था, इसमें से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी, तो इसकी फ्लक्स कितनी? 3। अगर बेटे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डेंस हो जाए, डेंस मतलब एक दूसरे के क्लोज हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? हमारा स्ट्रांग हो जाए। बात समझ रहे हो मेरी? मैंने क्या बोला? अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो देखो, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेटा प्रॉपर्टीज की तब आपने बोला था कि क्राउडेड होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग कर दूं तो इसका मतलब ये लाइंस एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी ना। तो यही सरफेस हम दोबारा से बनाते हैं। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग, स्ट्रांग हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज, और इसके इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगी? फ्लक्स। अब देखो कैसे, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एरिया बना लेते हैं कुछ हम, सेम वही एरिया है हमारे पास, और ये पैरेलल बनाना बेटे। ये कुछ इस तरह से। अब जब वो डेंस होगी, यहाँ पे बराबर होंगी, ठीक है, हमसे भी नहीं बन रहा। जब वो डेंस हो जाएगा तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। पहले कितनी थी? 3। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ गई। इस केस में फ्लक्स कितनी है? 5। पहले केस में कितनी थी? 3। किस तरह से बढ़ी? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग किया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ती है। दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर आ गया क्या? ये रब कर रही हूँ बेटे मैं। फर्स्ट पैरामीटर जिसपे हमारे पास हमारी जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रही है, वो क्या हो गया हमारे पास? फर्स्ट चीज क्या होगी कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी, अब अगर बेटे मैं एरिया बड़ा कर दूं, जो मेरे पास सरफेस था उस सरफेस का मैंने एरिया बड़ा कर दिया। पहले हम छोटा सा बना रहे थे, अब हमने इसको ये कुछ ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, कुछ ऐसा बड़ा है। तो अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो ज्यादा हो जाएगी। और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? जितना ज्यादा बड़ा एरिया उतनी ज्यादा बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरह से। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा एरिया उतनी ज्यादा बड़ी, ज्यादा नंबर ऑफ, ज्यादा मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस फ्लक्स इंक्रीजेस। तो दूसरा पैरामीटर हमारे पास क्या आया कि फ्लक्स जो है वो एरिया के भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्लक्स जो है एरिया के भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ में आई मेरी बात बेटे? फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस, परपेंडिकुलर बनानी है हमेशा, अपनी मनमर्जी से नहीं, कहीं से भी क्रॉस करवा दी, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है बेटे वो बनता है फाई ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या बनता है? फाई इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसको क्या लिख दिया? ई ए cos theta. This is the formula to calculate flux. This is the formula to calculate flux. अब देखो E डॉट ए की क्यों लिखा, E क्रॉस ए क्यों नहीं लिख दिया, है ना? इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये मेरे पास बेटा एक सरफेस है, बेटे इसको समझने की कोशिश करनी। देखो मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी, मैं आपको फ्लक्स टॉपिक पढ़ाती सीधा सा और बोल देती कि ये होता है एंड इट्स फॉर्मूला इज दिस, ठीक है। मैं पेन लेके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको भी अपना 100% देना है बेटा, उसमें ऑनेस्टी से लेक्चर्स को बड़े आराम से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है मैम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात? अच्छा, तो अब मैंने इसमें मान लिया कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, वो ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ। उसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? एरिया वेक्टर इसका ऐसे, और ये एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है इसके साथ? थीटा। एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है इसके साथ? थीटा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स? एक हॉरिजॉन्टल और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल किस तरफ बनता है बेटे? जिस तरफ एंगल हो। तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट बनेगा इसका? ई कॉस थीटा। और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट बनेगा इसका बेटे? ई साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट बनेगा? ई कॉस थीटा, और दूसरी तरफ ई साइन थीटा। अब देखो रजे, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये फ्लक्स बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। बट अगर आप यहाँ पे चेक करो, अगर आप यहाँ पे इस जगह पे चेक करो, तो ई साइन थीटा देखो कैसे जा रहा है। ई साइन थीटा देखो कैसे जा रहा है। अगर मैं बोलूंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही हैं, ई साइन थीटा की बात करें सिर्फ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे चलेंगी? ये कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह से चलेंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पता क्या हो रहा है? मतलब हमारे पास ये कोई एक सरफेस है, और इस ई साइन थीटा वाले केस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही है, जैसे मेरे हाथ में ये फिंगर्स ऐसे, तो ये सिर्फ इसको टच होके जा रही है ऐसे, इसके परपेंडिकुलर नहीं है। ये क्या कर रही है? सिर्फ इसको इस तरह से इसके सामने टच होके जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए? एरिया के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हमने लिख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, ठीक है। ये ऐसा सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर इधर बन रहा है, बट इस केस में क्या है? इधर तो परपेंडिकुलर बन रहा है, यहां से ये सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये परपेंडिकुलर है। बट अगर जब यहां से चेक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे चल रही हैं? ये ऐसे, इस तरह से नीचे की तरफ। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे। तो ये क्या कर रही है? सिर्फ सरफेस को टच कर रही हैं। दीज आर पैरेलल टू दी सरफेस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएंगी। ये सरफेस परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये फ्लक्स जनरेट नहीं करेंगे। ये तो उसको क्रॉस बेटे होना के लिए बिल्कुल उसको चीर के चली जाए अंदर से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जानी चाहिए? उस सरफेस को चीर के आगे चली गई है, उसके परपेंडिकुलर है, तब फ्लक्स जनरेट होगी। अगर इस तरह से पैरेलल आएंगी तो फ्लक्स जनरेट नहीं होगी। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट हम नहीं लेते। हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? ये जो एरिया वेक्टर और इस कॉस थीटा दोनों क्या है? दोनों क्या है बेटे? आपस में दोनों पैरेलल हैं, बट सरफेस पे क्या है? परपेंडिकुलर। सरफेस पे क्या है? परपेंडिकुलर। डन। और आपने यहाँ पे जो एंगल लेना होता है वो कौन सा लेना होता है? यहाँ कंफ्यूजन होती है, यहाँ पे आप गलतियां करते हैं। मैंने क्या बोला? एरिया वेक्टर और ई कॉस थीटा, सरफेस के दोनों परपेंडिकुलर। मेरा हाथ जैसे ये सरफेस है, समझ लो, ये मेरा हैंड ऐसा सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इसको पार करके जा रही है, मतलब ये इसके साथ इस सरफेस के साथ कैसी है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बना रही है। एरिया वेक्टर भी इसका जिसकी तरफ है, ये भी क्या है? 90 डिग्री बना रहा है। बट हमें हमारी जो फाई वाली जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, उसमें हमें क्या पुट करना है? थीटा मींस एंगल बिटवीन ई एंड ए। अब ई भी इसी तरफ, ए भी इसी तरफ, एंगल कितना?
0 डिग्री। यहाँ 0 है, हर बार 0 नहीं होगा, मतलब आपने वहां पे ध्यान रखना है कि 90 डिग्री नहीं लिखने लग जाना, समझ गए। यहाँ पे एंगल थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। डन बेटा, इतनी बात समझ में आई आपको मेरी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका यूनिट बना लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा फ्लक्स का, ई डॉट ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। यहीं से पता लगा डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, दिस आर स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक दो क्वेश्चंस करते हैं। ये बेटा एक ऐसा सरफेस, इसकी हर एक साइड ए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मैंने इस तरह से बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस तरफ जाती हुई। उसने आपसे पूछा फाई ई फाइंड आउट करके बताइए, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाइंड आउट करके बताइए, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ, फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। अब इसका ए वेक्टर किस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ, बाहर की तरफ, ऐसा इधर कहीं एरिया वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल ई और ए के बीच का एंगल थीटा कितना, 0 डिग्री। तो फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 0 कितना होता है, 1, कॉस 0 इज 1, तो ई ए आ गया। ई हमें पता नहीं, हम इसको ई ही लिख देते हैं, एरिया हम निकाल सकते हैं, इसका एरिया कितना बना, ए स्क्वायर। डायरेक्शन किस तरफ, डायरेक्शन किस तरफ, डायरेक्शन किस तरफ बेटा, इस तरफ, साथ में आई कैप लिख देंगे, है ना, लिख देंगे आई कैप साथ में, रॉन्ग। अभी बताया फ्लक्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं, कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं करनी, याद रखना है, कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं लगाना है, डॉट प्रोडक्ट हुआ है दो वेक्टर्स का, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर आपके पास, ई ए स्क्वायर, क्या आंसर आ गया, ई ए स्क्वायर। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटे, ये एक स्फीयर दे दिया, ये इसका रेडियस आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और इस केस में भी उसने क्या पूछा आपसे, फाई ई पूछा है, क्या पूछा है, फाई ई। अब इसका एरिया वेक्टर कैसे, ये यहाँ पे कुछ स्फीयर है बेटे ऐसे, यहाँ पे, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा, ऐसा स्फीयर है ना, क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऐसा, इस तरह से, है ना, इसका एरिया वेक्टर ये इसका एरिया वेक्टर। अब बेटा जी फाई का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, हमने क्या पुट कर दिया, ई ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री, है ना, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ई पाई आर स्क्वायर रूट 3/2, राइट, रॉन्ग। ये मेरे रॉन्ग करके बताने का मतलब ये कि आपको याद रहे, आपको चीजें याद रहें, आप ऐसा करोगे। मैंने क्या बोला, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, और ई और ए के बीच में एंगल ये 30 डिग्री थोड़ा बन रहा है, ई ये है, ए ये है, क्या कितना एंगल, ये टोटल 90 डिग्री, ये कितना बेटे 60 डिग्री, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करके आना। क्या आएगा इसके बाद, फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 60 डिग्री, ठीक है, ई ए कॉस
60 डिग्री, then phi e is equals to e pi r square and cos 60 is 1/2, ये क्या आ गया e pi r square by 2, pi e is equals to e pi r square by 2। ठीक है, समझ गए बेटे मेरी बात? होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक चीज और छोटी सी एक करवा देती हूँ, फिर इसके बाद हम जो अगला हमारा टॉपिक होगा, अगला जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम गॉस लॉ करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे गॉस लॉ। पेपर में भी मोस्टली पूछा जाता है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें हम सिंपल करके इससे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस है कुछ, ठीक है, इस तरह से जेड एक्सिस भी है यहाँ पे, ऐसे जेड एक्सिस, और इसकी साइड कितनी दे रखी है हमें, ए, सारी साइड्स कितनी, ए। ठीक है, क्या बेबी आपसे क्या पूछ रहा है, उसने बोला कि ये क्लोज सरफेस है और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जा रहा होगा, मैं डायग्राम नहीं गंदा करना चाहती, आपको समझ नहीं आएगा, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी जगह जा रहा है बेटे इस तरह से, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू है ई नॉट आई कैप। क्या वैल्यू है, ई नॉट आई कैप। ई नॉट आई कैप का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ चल रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही चल रहा है। ठीक है, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई नॉट आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। हमसे क्या पूछा, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस। 6 फेसेस बने ना इसके, ऊपर नीचे, इधर वाला, आमने सामने वाला और पीछे वाला। ठीक है, 6 फेसेस बने। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस, हर एक फेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है हमें वो फाइंड आउट करनी है। मैं इसको लेती हूँ सबसे पहले, पहला फर्स्ट फेस के लिए फाई 1 लिख दिया मैंने, इसलिए फाई E1 लिख सकते हो, आपकी मर्जी, मैंने फाई 1 लिख दिया। फाई का फॉर्मूला है हमारे पास ई ए कॉस थीटा, है ना बेटे। फाई 1 इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू है हमारे पास ई नॉट, एरिया कितना, इसका एरिया कितना, चलो वो भी देख लेते हैं। अब एरिया वेक्टर किस तरफ चल रहा है, इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा बेटे वो किस तरफ बनेगा, वो ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चल रहा है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। ध्यान दो, इस फेस की बात कर रही हूं मैं, जैसे ये मेरे पास ऐसा है, हम सिर्फ इस फेस की बात कर रहे हैं। जब इस फेस की बात कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर इस तरह बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा चल रहा है बेटे, ऐसे उधर। तो एंगल कितना 180 डिग्री, इस टाइम पे थीटा कितना है 180 डिग्री। और इस सरफेस का, सिर्फ इसी सरफेस का एरिया, क्योंकि सिर्फ इसी फेस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं ना, पूरा करेंगे तो उसको एंड में सम करेंगे हम लोग, सिर्फ इसी के लिए कर रहे हैं तो इसका एरिया कितना, ए स्क्वायर कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है बेटे, -1, तो फाई 1 की वैल्यू कितनी आई, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। अब यहां पे चलते हैं 2, इसका एरिया वेक्टर कैसा, इधर, ई किधर है, इस तरफ, एंगल कितना 90 डिग्री। फाई 2 में क्या आएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0, मीन्स फाई 2 कितना 0। सिमिलरली फाई 3 भी कितना हो जाएगा 0। जब आप ये वाला 3 थर्ड सरफेस करोगे तो ये एरिया वेक्टर इस तरफ और ये इस तरफ 90 डिग्री एंगल, फिर से फाई 3 भी कितना 0। जब सामने वाला सरफेस कंसिडर करोगे, ये ऐसा सामने वाला सरफेस, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर बेटे बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, फिर से 90 डिग्री। इसी तरह से पीछे वाले सरफेस पे भी फाई 4 और फाई 5 भी कितना बन गया 0। कितना रह गया, बस सिर्फ ये वाले सरफेस का रह गया हम निकालना, इसको मैंने 6 दे दिया नंबर। ठीक है, तो 6 सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बेटे इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, तो एंगल कितना 0, तो ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना बेटे 1, तो फाई 6 इज इक्वल्स टू ई नॉट, ए की वैल्यू ए स्क्वायर, ये आ गया। अब नेट फ्लक्स कितनी बनी, 6 सरफेसेस की पूछी थी ना, अलग अलग यही अगर टोटल पूछ रहा है तो फाई 1 प्लस फाई 2
प्लस 5 3 सो ऑन कहां तक 5 6 तक ऐड कर देंगे। कितना बना बेटे 5 नेट इज इक्वल्स टू 5 1 की वैल्यू माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, बाकी सब ये 0 है, और 5 6 की वैल्यू ई नॉट ए स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का ये भी खत्म, कितना बना 0। इस सरफेस की फ्लक्स कितनी 0। अब एक चीज याद रखनी है, क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, 3D सरफेस है, 3D मतलब क्लोज्ड सरफेस है, एंड एक पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म है, दूसरी बात बेटे जो हमारा जो सरफेस है वो 3D है, 3D मतलब क्लोज्ड सरफेस है, और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। कौन कौन सी 3 चीजें बोली मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, सरफेस 3D मींस क्लोज्ड, चौथी बात बेटे अगर उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो हमेशा उसकी नेट फ्लक्स कितनी आएगी 0, हमेशा उसकी नेट फ्लक्स कितनी आएगी 0। 3 चीजें बोली, कौन कौन सी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी बात बेटे 3D सरफेस मींस क्लोज्ड, और तीसरी बात नो चार्ज इनसाइड सरफेस। अगर ये तीनों कंडीशंस जस्टिफाई हो रही हैं तो हमारी जो नेट फ्लक्स बनेगी वो कितनी बनेगी 0। नेट फ्लक्स हमेशा क्या बनेगी 0। अलग अलग सरफेस पे आप अलग अलग चेक कर सकते हो, जैसे इस सरफेस पे ये आ रही थी, इस सरफेस पे ये आ रही थी, बाकी पे 0, बट जब हम नेट चेक करेंगे तो कितनी आएगी 0। ये कंक्लूजन है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको ध्यान में रखना है, बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डन बेटे, अगली क्लास में हम इसी फ्लक्स को लेके आगे चलेंगे, इसी से रिलेटेड टॉपिक है गॉस लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से समझिए, ताकि अगले वाले लेक्चर जो है वो अच्छे से समझे, ठीक है। तो अगली क्लास बेटे लगाने से पहले इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ लेना है, इसके नोट्स बना लेने हैं, डाउट्स जो है वो डिस्कस कर लेने हैं, ठीक है रजत, ठीक है, थैंक यू।